नमस्कार बच्चों, हमारा तीसरा सेशन लेसन 4 जिसमें हमने मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ने की चर्चा करी थी। अब मौद्रिक नीति है क्या, यानी जब हम 11 थे तो मांग और पूर्ति के बारे में समझे थे कि मांग क्या है और पूर्ति क्या है। अब ये जब दोनों का संचालन और नियंत्रित होता है उसके लिए संबंधित जो नीतियाँ बनती है उसे मौद्रिक नीति कहती है। ये देश के अर्थतंत्र के लिए मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रित करना, जिसे मौद्रिक नीति कही जाती है। अब हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से हमारा आगे मौद्रिक नीति के बारे में 2 साधन दिए हैं, परिमाणात्मक साधन और गुणात्मक साधन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले उसकी परिभाषा ध्यान में रखेंगे। मौद्रिक नीति की परिभाषा परीक्षा में आती है। अर्थतंत्र के सिद्धांत के अनुसार मौद्रिक नीति अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रित करने से संबंधित नीति। मुद्रा की मांग और पूर्ति के असंतुलन हो तो अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति या मंदी सर्जित होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा के मूल्यों को प्रवाहित करता है तथा अर्थतंत्र में अस्थिरता लाता है। इसीलिए मुद्रा की मांग और पूर्ति का संचालन अत्यंत आवश्यक है और इसे मौद्रिक नीति की स्थिरता लाने के लिए स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के रूप में भी जाना जाता है। अधिक पूर्ति भी हो तो भी समस्या आती है, अधिक मांग हो तो भी समस्या आती है। भारत में शुरुआत के वर्षों में मौद्रिक नीति के उद्देश्य के प्रमाण से मूल्य और स्वरूप को नियंत्रित करना था और वर्तमान समय में मौद्रिक नीति उपयोग साख सर्जन पर नियंत्रित लेना होता है। अब उसकी परिभाषा हर एक अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी है कि मौद्रिक सत्ता द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च को परिवर्तन लाए। सामान्य आर्थिक नीति का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च बैंक हस्तक मुद्रा की आपूर्ति को अंकुशित करने वाले साधनों को सुप्रत करने वाली नीति अर्थात मौद्रिक नीति। अब हमारे सरल भाषा में समझे तो देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर देखना, देश में लोगों की जो प्रजा है हमारे, उनको ध्यान में रखकर उनके हित के देखरेख रखकर जो आर्थिक स्थिरता लाते हैं अर्थात सर्वोच्च बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति अंकुशित करने से संबंधित नीति अर्थात मौद्रिक नीति। अब वहाँ पर अब उसके साधन हमारे 2 पढ़ने हैं कि परिमाणात्मक साधन, उसके 7 प्रकार दिए हुए, 7 साधन दिए हुए हैं। एक को बैंक का दर, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है संकट की स्थिति में लाने की व्यवस्था, नकद रक्षित कोष के अनुपात का प्रमाण, वैधानिक तरलता, खुले बाजार की प्रक्रिया और आरबीआई के हिसाब के मुद्रा की वृद्धि एवं कमी के प्रमाण को अस्थिरता से मुक्त करने के लिए स्टेबलाइजेशन नीति। अब कई शब्द आप ध्यान से समझते होंगे तो अर्थ में ही जो शब्द दिए हैं उसकी परिभाषा उसके साथ ही समझ सकते हैं, जिसमें परिमाणात्मक साधन का पहला है बैंक दर। परिमाणात्मक साधन समस्त अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करते हैं और इसीलिए इन साधनों को सामान्य साधन भी कहा जाता है। परिमाणात्मक साधन को सामान्य साधन भी कहा जाता है, जिसमें पहला है बैंक दर। बैंक का दर यानी बैंक कैसे निश्चित करती है उसके दर, उसके बारे में हमें समझना है कि जब व्यापारी बैंक मुद्रा की कमी महसूस करती है, मैंने आपको पहले बताया कि व्यापारी बैंक को भी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मध्यस्थ बैंक के पास ही जाती है, उसके लिए उसके दर आरबीआई निश्चित करती है। कि जब व्यापारी बैंक मुद्रा की कमी महसूस करती है तो आरबीआई के मुद्रा उधार लेती है और आरबीआई व्यापारी बैंक को दीर्घकालीन ऋण जिसे ब्याज के दर पर देती है उसे बैंक दर कहते हैं। वहाँ पर बैंक दर की परिभाषा है, आप अंडरलाइन कर देना। और उसी समय इसके आगे वाले जब व्यापारी बैंक
के कार्य पढ़ रहे थे उसमें ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाना। हमने आपको 3 प्रकार समझाए थे कि 3 प्रकार से ऋण देती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। उसका भी समय निश्चित होता है। आरबीआई बैंक दर बढ़ाती है तो व्यापारी बैंक को ऋण लेना महंगा पड़ता है, पर वही प्रजा जो ऊंची ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करती है और ब्याज की दर बढ़ने से प्रजा भी लोन कब लेती है। अब जब व्यापारी बैंक को पैसे की जरूरत है, आरबीआई के पास से लेती है, पर आरबीआई ऊंचे ब्याज की दर पर देगी तो वो लोगों को, जो व्यापारी बैंक के पास जो व्यापार लोग हैं वो लोग लेने जाएंगे तो उनको भी ऊंचा ब्याज देना पड़ेगा, जिसके कारण व्यक्ति लोन लेना पसंद करते नहीं है। और इसी प्रकार लोग कम लोन लेते हैं और इसी प्रकार मुद्रा की आपूर्ति घटती है। जब अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति को आरबीआई बैंक दर बढ़ाकर मुद्रा की पूर्ति घटा देती है, जिससे मुद्रास्फीति भी कम होती है। ये पूरी सेंटेंस अंडरलाइन कर देना। और यदि मंदी हो तो उसे उल्टा किया जाता है। जब मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा पूर्ति अधिक हो तो मुद्रास्फीति सर्जित होती है। ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में है कि जब मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो तो मुद्रास्फीति सर्जित होती है, और इसका उल्टा कि मंदी सर्जित कम हो तो मंदी सर्जित होती है। जब मुद्रा बैंक दर खूब नीची रखने की नीति को सस्ती मौद्रिक नीति भी कहते हैं। जो बैंक दर कम तो सस्ती नीति, अधिक हो तो व्यक्ति लोन नहीं लेगा। और बैंक दर खूब ऊंचा रखने की नीति को महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। पिछले कई वर्षों से आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति बैंक दर द्वारा नियंत्रित करने के बदले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट द्वारा करती है, और जो बैंक दर दीर्घकालीन रेट या अल्पकालीन के बदलता नहीं है, जबकि रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट अल्प समय में बदल सकते हैं। परीक्षा में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा 2 मार्क्स में आती है। उसकी परिभाषा भी नीचे दी हुई है, कितने समय तक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दिया जाता है। रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट अल्प समय में बदल सकते हैं, इससे अल्पकालीन नियंत्रण सरल बनता है। हमारे चार्ट पर भी एक टेक्स्ट बुक में आपको चार्ट दिया होगा। 1953 में बैंक दर 3.5% था, 1981 में 10 पॉइंट था, 1991 में 12 था, अब जब 2016 में 7% था। अब दूसरा हमारा साधन है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसमें दोनों की परिभाषा दी है। जब व्यापारी बैंक को अति अल्प यानी कम समय, कितने दिन के लिए, ध्यान रखना, 1 दिन, 7 दिन और 15 दिन, जितने कम समय के लिए उनको मुद्रा की आवश्यकता होती है, तब आरबीआई के पास से मुद्रा लेती है। और जिस दर पर आरबीआई व्यापारी बैंक को मुद्रा प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। कम समय के लिए 1, 5, 7 और 15 दिन के लिए उसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट। पर जब उसको वापस करने का समय निश्चित होता है उसको रिवर्स रेपो रेट कही जाते हैं। अर्थात रेपो रेट या रिपो अर्थात रिपर्चेस रेट अल्पकालीन इस प्रकार के ऋण लेने के लिए व्यापारी बैंक आरबीआई को निश्चित बट्टे के दर पर वापस लेने के शर्त पर अपनी पास पड़ी हुई जामीनगिरी बेचती है, और इसे बट्टे के दर को रेपो रेट कहा जाता है। और मुद्रा की समय आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिसमें व्यापारी बैंक कम ऋण ले और प्रजा को ऊंचा दर पर ऋण प्रदान करे। इसी प्रकार प्रजा भी कम ऋण ले और मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रास्फीति घटे। मंदी के समय आरबीआई रेपो रेट नीचा कर देता है, और जब आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान चाहिए तब व्यापारी बैंक के पास से ऋण लेता है, और जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट अधिक हो तो व्यापारी बैंक आरबीआई को लोन देने के लिए अधिक आकर्षित करती है, और वो अतिरिक्त मुद्रा आरबीआई के ऋण के रूप में भी देते हैं। इसी प्रकार सामान्य प्रजा को कम ऋण दे सके और वजह से बाजार में मुद्रा की पूर्ति घटती है। आरबीआई भी व्यापारी बैंक के पास से लेती है। रिवर्स रेपो रेट नीचा हो तो उसकी मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ती है। अब हमारा तीसरा कारण है संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था। यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जहां पर सतत संकटकालीन संयोगों में और मुद्रा के संकट के समय व्यापारी बैंक आरबीआई के पास से सरकारी जामीनगिरी
सिक्योरिटी यानी अपने कागज जामीनगिरी गिरवे रखकर निर्धारित दर पर ऋण लेती है और यह दर रेपो रेट की तुलना में अधिक होता है। वहाँ पर अंडरलाइन कर देना। 2016 में यह 7% था, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। अब हमारा चौथा साधन है नकद रसीद के अनुपात का परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। उसका शॉर्ट फॉर्म है CRR। परीक्षा में फुल फॉर्म आता है। RBI की 1934 की धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारी बैंक को अपनी जमा राशि की कुछ RBI रकम के पास नकद रसीद कोष में रखा जाता है। शुरुआत के वर्षों में ये प्रमाण चालू खाते की जमा राशि के कितने प्रतिशत है, ध्यान रखना 5% और दीर्घकालीन जमा राशि को 2% जितना निश्चित हुआ था। जो 1900 बस वहाँ से अंडरलाइन कर देना, MCQ में है ये कि 1962 के बाद कुल जमा राशि का 3% से 15% के बीच CRR यानी कैश रेशियो रिजर्व रेशियो निश्चित किया गया और RBI आवश्यकता अनुसार CRR बदलता रहता। उसका काम CRR बदलने का काम RBI का है, व्यापारी बैंक का नहीं है। व्यापार ध्यान रखना। CRR का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था के पास पर्याप्त मात्रा में नगद मुद्रा रहे, जिससे किसी भी सहयोग के तमाम ग्राहक अपनी जमा राशि वापस ले तो उनकी देने के लिए बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा हो। वैसे ही यह साधन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होता है। CRR बढ़े तो बैंकों के पास से साख सृजन करने के लिए कम मुद्रा रहेगी और वह प्रजा को कम ऋण देती है। इसी प्रकार मुद्रा की पूर्ति और मुद्रास्फीति नीची रहती है और मंदी के समय में CRR कम कर दिया जाता है। अब है हमारा वैधानिक तरलता का प्रमाण। CLR बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारी बैंक CRR के अतिरिक्त अपनी कुल जमा राशि 25% जितनी मूल्य का नकद, सोना, सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के स्वरूप में रखना आवश्यक होता है, जिसे वैधानिक तरलता का प्रमाण कहते हैं। उसी वैधानिक की परिभाषा है। SLR ऊंचा हो तो बैंक की जमा राशि का अधिकांश प्रमाण सरकारी प्रतिभूति निवेश होता है और जो राज्य के खर्च को पूरा करने के उपयोग में होता है। जितना प्रमाण नकद और सोना में रहता है और SLR ऊंचा हो तो प्रजा को उतना प्रमाण में कम ऋण प्राप्त होता है और यदि SLR नीचा हो तो प्रजा को उतना अधिक ऋण प्राप्त होता है। अब आता है खुले बाजार की नीति कि ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना या घटाने के लिए RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति क्रय और विक्रय करती है। इसे ऋण खुले बाजार में संचालन एवं केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों की बैंक और के अपनी मुद्रा की मूलभूतता देने के लिए गतिविधि करती है। CRR मीन्स नकद आरक्षी अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है जिसमें अनुपातों में बैंकों का अनुपात होता है, जिसमें अनुपात में बैंक को अपनी पास उपलब्ध नकद कच्ची रोज केंद्रीय बैंकों के पास जमा के रूप में रखना पड़ता है। जब खुले बाजार में बेचती है तब मुद्रा की पूर्ति घटती है। इसी प्रकार मुद्रास्फीति या मंदी नियंत्रित लाना के लिए किया जाता है। भारत में 1991 के पूर्व इन साधनों को विशेष उपयोग नहीं हुआ है। अब लास्ट में 7वां कारण है RBI के हिसाब में मुद्रा की पूर्ति कमी के प्रमाण में अस्थिरता से मुक्त करने की हेतु स्टेबलाइजेशन नीति। अब जब देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए या देश के बाहर जाए तब RBI के पास मुद्रा भंडार के खाते में वृद्धि कमी होने से उसका हिसाब किताब असंतुलित हो जाता है और ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए RBI मुद्रा का शेष या घाटे के प्रमाण जितनी सरकारी प्रतिभूति को खुले बाजार में क्रय या विक्रय करने अपने हिसाब को संतुलन बनाए रखती है, जिससे समस्त मुद्रा व्यवस्था का संतुलन बना रहे। अब दूसरा है
गुणात्मक साधन, उसके 4 कारण है। परीक्षा में चारों 4 कारण इम्पोर्टेंस है। हर एक प्रश्न 2-2 मार्क्स का पूछाया जाता है, अर्थात पूरा प्रश्न 3 मार्क्स में आता है। गुणात्मक साधन, सामान्य साधन में अलग एवं अतिरिक्त आरबीआई कुछ निश्चित क्षेत्रों को विकास हेतु अथवा अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित असर पहुंचाने के लिए गुणात्मक साधन का उपयोग करती है। गुणात्मक साधन अर्थात आवश्यक क्षेत्रों के लिए तर्कपूर्वक उपयोग में लिए गए साधन। ये साधन सभी क्षेत्रों में एक समान असर पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं। अब सुरक्षा की आवश्यकता, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास पैसे ना हो और कुछ रखने के लिए अपनी संपत्ति उसको गिरवे वहाँ पर बैंक में रखती है सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में। सामान्य प्रजा को जब व्यापारी बैंक ऋण देती है तब वह ऋण वापस आई इसी सावधानी बैंकों में रखनी पड़ती है और इससे बैंक लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उनकी कोई भी संपत्ति जैसे कि जेवर, जमा राशि, कार, घर, जमीन इत्यादि सुरक्षा गारंटी के रूप में लिखा लेती है और यदि कोई ग्राहक बैंक की शर्तों के अनुसार ऋण की रकम वापस न चुकाए तो बैंक सुरक्षा के रूप में रखे हुए साधन को जब्त कर लेती है। और परंतु देश में प्रत्येक वर्ग को बैंक का ऋण प्रदान तथा कृषि क्षेत्र को एक समान विकास हो, इससे लिए अलग अलग वर्ग के पास कम प्रमाण में सुरक्षा गारंटी लिखवाने की पद्धति अपनाने को आरबीआई व्यापारी बैंक को आदेश देती है। जैसे कि गरीब किसान के पास नहिवत और बड़े धंधों के पास मालिकी से बड़े प्रमाण में सुरक्षा गारंटी लिखवाना। मैंने आपको आगे ही बताया कि किसानों को और छोटे पैमाने के उद्योग लोगों को अधिक बैंक लाभ देने के प्रयत्न करती है। दूसरा है मार्जिन की आवश्यकता। सुरक्षा गारंटी के लिए बताई गई संपत्ति का कुछ निश्चित प्रतिशत अथवा मांगी गई लोन एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम ऋण व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, इसी प्रतिशत को ऋण को मार्जिन कहते हैं और आरबीआई अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मार्जिन रखने की सिफारिश करती है। अब तीसरा है ऋण की अधिकतम सीमा। किसी एक व्यक्ति को इकाई को ऋण की अधिकतम सीमा आरबीआई निश्चित करती है। और लास्ट में है आपका भेदभाव युक्त और भेद पारखी ब्याज की दर, जो परीक्षा में आता है 2 मार्क्स में। अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज की दर रखने की पद्धति को आरबीआई सूचित करती है, जिसे भेदभाव युक्त ब्याज की दर नीति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप एक गरीब किसान को कृषि की प्रवृत्ति के लिए खूब नीची दर पर ऋण दिया जाता है और धनी लोगों को घर या कार खरीदने के लिए खूब ऊंची दर पर से ऋण प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका चौथा लेसन पूरा हो रहा है। 5वां लेसन चौथे लेसन के पहले ही रख दिया गया था, इसीलिए ये चौथा लेसन अभी रखा जाता है। अब आपका 6ठा लेसन बेरोजगारी अब शुरू होगा, जो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपका लेसन पूरा। सब बच्चों को हैप्पी नवरात्रि।